नमस्ते बंधुओं, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभीष्ट भारत पर। और आज फिर हम लोग समसामयिक विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। आप लोग परिचित हैं और ऐसा माना जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अक्सर टकराते रहते हैं और ये स्थापित है कि न्यायपालिका ये आज से नहीं है, जब से ये व्यवस्था शुरू हुई है तब से ही न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव की स्थिति बनी ही रहती है। आज के परिप्रेक्ष्य में इस मानसून सत्र के आखिरी दिन हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित भाई शाह जी ने एक बिल पेश किया। क्रिमिनल जस्टिस प्रावधानों में जो अनुपयोगी रह गया उसको खत्म करते हुए कुछ उपयोगी चीजें ये बिल के माध्यम से आखिरी दिन उन्होंने पेश किया और वो भेज दिया गया है जो पार्लियामेंट कमेटी होती है उसके पास, जिसमें कि पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा करके निष्कर्ष निकालेंगे और संभावना है कि शायद अगले जो शीतकालीन सत्र आएगा उसमें इस बिल को पास कर दिया जाएगा। उस बिल के संदर्भ में हम आज बात करने वाले हैं कि क्या इससे जुडिशरी को, जिसमें अधिवक्ता और जजेस और लिटिगेंट ये सब आते हैं, इन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इसमें क्या अमेंड किया गया है, इसके विषय में शैलेंद्र जी संक्षिप्त में बताएंगे। सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके अभीष्ट भारत उसके दर्शकों को नमस्कार। और जैसे आपने चर्चा की और एक शानदार ब्लैक कॉफ़ी आपने आज हमें बना के पिलाई, और उसी ब्लैक कॉफ़ी के तहत एक ब्लैक कानून जो लगभग 160 वर्षों से इस देश में चला रहा था, जिसे हम कॉलोनियल लॉज भी कहते हैं, ब्रिटिशर्स लॉज भी कहते हैं, फिरंगी कानून कहते हैं, कि फिरंगी कानून में जकड़ा भारत आज शायद आज़ाद हो रहा है। अब हम एक तरह से अगर तीन जो आपने कोडों की चर्चा की है, अब नए नाम से वो भारतीय आपके जो कानून इंडियन पीनल कोड है, जो पीनल सब पे ज़्यादा जोर देता है, जो दंड पे ज़्यादा जोर देता है, जो अब पीनल ओरिएंटेड है। जो इंडियन पीनल कोड जो अब जो है आपके जो नया नाम आया है आपके भारतीय न्याय संहिता 2023, तो कहीं ना कहीं न्याय की ओर अग्रसित है। अब दूसरे का नाम है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो जुडिशियल वर्ड का उसमें सब नहीं था या इनकलकेट नहीं था। वो उस आईपीसी की धारा को जो पीनल था उसको कैसे सजा दी जाएगी इस पे चर्चा करता था, प्रोसीजर पे चर्चा करता था। तो प्रोसीजर ऑफ जस्टिस वहां से सब गायब था। तो शायद नए नाम का आप ही के अनुसार की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 उसको नाम दिया गया है, और सीआरपीसी को, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है आपको भारतीय साक्ष्य जो अधिनियम था, अभी चूंकि भारतीय साक्ष्य बिल है। अब तीनों को थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें हम कि क्या उससे हटाया गया, क्या जोड़ा गया और क्या बदला गया, या फिर कि केवल इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया, इस चीज की एनालिसिस होनी चाहिए और हो रही है। जैसे एक बड़ी हंसी की बात है कि पहले भारतीय समाज में, हिंदू समाज में या भारतीय सनातनी धर्म में कह लीजिए कि 101 रुपए जो है, 101 रुपए बड़ा वैल्यूएबल शब्द था। उसको बड़ा पायस रूप से लोग गिफ्ट के रूप में देते थे, सगुन के रूप में देते थे। अब 101 जो है डरावना सेक्शन कहलाएगा, जो 302 का रिप्लेसमेंट है वो 101 कहलाएगा। अब थोड़ा सा और हास्यास्पद रूप में जाइए कि मतलब हत्या की जो सेक्शन है 302, जो डरावना सेक्शन था 101 सगुन जो होता था भारतीय परंपरा में, अब 101 से लोग डरेंगे। अब 101 डंडा है, 101 जो भी कह लें आप। श्री 420 जो कभी राज कपूर जी साहब ने पिक्चर बनाई थी, मूवी बनाई थी, शायद ऊपर से उनको आवेदन देना पड़ेगा कि इसको जो है 316 कर दिया जाए, सी 316। तो लगभग 511 सेक्शन की जो इंडियन पीनल कोड था, अब जो भारतीय संहिता आएगी ये 356 में कोई कहेगा सिकुड़ गई है, और हम तो कहेंगे कि जो बहुत सारे कानून, बहुत सारे सेक्शन जो इसमें थे, जो ब्रिटिश ओरिएंटेड थे, सरकार ओरिएंटेड थे, जो सरकार की स्थापना में मदद करते थे कि विक्टिम न्याय की हो, विक्टिम न्याय नहीं पाता था। वो जो ब्रिटिश काल के कानून थे, ब्रिटानिया कानून जिसे कहते हैं, फिरंगी कानून, वो फिरंगी सरकार को मजबूती देते थे कि
लाज काज और राज कैसे चलाना है और यहाँ की पब्लिक को किस तरह से रोक के रखना है, और उस चीज के लिए उन्होंने इस कानून की स्थापना की थी, जहां पे पीपल्स जुडिशियल कह सकते हैं कि लोगों का न्याय जो है इस पे नहीं था कि आखिर विक्टिम न्याय क्या है। जो मतलब विक्टिम आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आईपीसी थी, जो अंग्रेजों के समय में ले आई गई हमारे देश में, वो दंड देने के लिए ओरिएंटेड थी, ज्यादातर दंड देने का प्रोविजन था उसमें। बिल्कुल, उसमें न्याय की बात नहीं थी। बिल्कुल विक्टिम न्याय था ही नहीं, क्योंकि कोई आप केस की जब अवधारणा पालते हैं तो राजू वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस समथिंग, उसमें विक्टिम कहाँ है, उसकी आवाज कहाँ है, उस आवाज को कैसे बीच में एक तरह से टॉइंड किया गया। जुडिशियल सिस्टम में जुडिशरी का था कि कंप्लेनेंट्स भी या विक्टिम्स भी अपना एडवोकेट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकती थी, लेकिन उसमें राइट नहीं था। आप स्वयं बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं, आप जानते हैं कि स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही उसको रिप्रेजेंट करता था, और उसमें जो विक्टिम्स राइट था, जो विक्टिम्स कंपनसेशन था, जो विक्टिम जिसे न्याय कहते हैं, उसको न्याय कहाँ मिला? किसी प्रकार से मिला, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि कंपेंसेटरी माध्यम से रुपया पैसा का कुछ सेक्शन पे प्रावधान बनाया गया, लेकिन वो ना के बराबर था, वो भी सोशल लेजिस्लेशन ला के। जैसे आप कह सकते हैं कि रेस एंड नेग्लिजेंस एक्ट में एमएसटी एक स्पेशल प्रावधान लाया गया, उसके तहत कुछ कंपनसेट राइट उनको दे दिए गए, लेकिन आईपीसी में वो चीजें नदारत थी। तो ये जो 3 कानून जो आए हैं, जिसे आपने बताया कि सत्र के अंतिम दिन, और इतना महत्वपूर्ण जो है विषय सत्र के अंतिम दिन शायद इसलिए लाया गया कि जिससे विस्तार से चर्चा करके, जो आपने कहा कि विंटर सेशन में शीतकालीन सत्र में पास किया जा सके इसको। तो मैं समझता हूं कि ये जो जकड़न थी न्याय व्यवस्था में, और जो बड़ा फेमस डायलॉग था सनी देओल का एक पिक्चर में, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, शायद एक एडजमेंट हम लोग लेते थे कि जैसे आपने कहा कि भाई मेडिकल ग्राउंड हो सकते हैं, बहुत सारे ग्राउंड हो सकते हैं, तो उसको अब सीमित करके, पहले रीजन डिसीजन हुआ करता था कि कब डिसीजन दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, और रीजन होगा सीआरपीसी या सीपीसी के अनुसार। अब एडजमेंट भी उनको 2 ही मिलेंगे और उसमें रीजन देना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको लगता है कि जो इतना पेंडेंसी है जुडिशरी पे, उसमें कुछ कमतरी होगी क्या? और दूसरा ये है कि जिस तरह से जेलों में कैदियोों की संख्या बढ़ती जा रही है, इतना ओवर बर्डन्ड है सारी जेल हमारे देश की, उस पे क्या इस पूरे मसौदे में उसको सुधारने के लिए सरकार ने क्या पहल किया है, इसके बारे में कुछ बताइए। एक मूवी देखी थी जिसमें बड़ा अच्छा वर्णन था कि भूखा प्यासा आदमी घूम रहा था, खाने के दर दर मोहताज था, तो उसको एक ने राय दी कि जा कुछ मारपीट कर ले, क्रिमिनलिटी कर ले, जेल चला जाएगा, वो भेजो भोजन की बहुत शानदार व्यवस्था है, कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। निश्चित इस चीज पे सरकार ने गौर किया है, और जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हिंदुस्तान में है, और जिस तरह से बढ़ते नए नए अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही, साइबर ऑफेंस हो गया, बहुत सारे ऑफेंसेस हो गए, इकोनॉमिक ऑफेंस कुछ सदी पहले अननोन था। तो और दूसरी चीज ये थी कि जिस तरह से व्यवस्था थी, आपने बताया कि हीनियस क्राइम जो 7 साल से सजा के ऊपर के हैं और 7 साल सजा के नीचे के हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा प्रावधान किया। जो हमारे नए कोड आ रहे हैं, तो नई संहिता आ रही है कि जो हीनियस क्राइम है, जो क्राइम अगेंस्ट बॉडी है, जो हीनियस नेचर के, खतरनाक नेचर के हैं, और 7 साल से ऊपर की सजा है, तो उसमें 50% अगर वो काट लेता है आपकी सजा, और अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल चल रहा है, और उसको उसमें ऑटोमेटिक बेल जो है, अभी तक तो हम लोग टेक्निकल बेल सेक्शन 168 में देखते थे हम लोग, 68 में इनफैक्ट, है ना। तो एक ग्राउंड जो है ऑटोमेटिक बेल का उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि कई तरह की एप्लीकेशंस पड़ती थी, कई तरह के रेमिशंस मिलते थे लोगों को, लेकिन अगर उन्होंने आधी सजा काट ली है, आधी सजा के बाद जो है उनको एक ऑटोमेटिक उनका राइट आता है, बेल ले सकते हैं। एक तिहाई 7 साल की सजा के नीचे वाले लोग, एक तिहाई का सजा उन्होंने काट ली है, तो उनको ऑटोमेटिक बेल का प्रोविजन आ गया। ये थोड़ा सीआरपीसी में टेक्निकल और बहुत मेजर चेंज है। कई जजमेंट अभी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जेल में जो जिस ऑफेंस के लिए उनका ट्रायल चल रहा है,
उससे ज्यादा वो सजा भुगत चुके हैं, उतना जेल में रह लिए और फिर भी जेल में बंद हैं, तो उनको छोड़ने के लिए किया था। लेकिन इस कानून के माध्यम से, जैसे इसमें 7 साल से कम वाले जो सामान्य क्राइम्स होते हैं, उसमें 1/3 अगर रह लिया, मान लीजिए कि 3 साल की और 4 साल की सजा होने वाला केस है और उसमें आपने साल भर काट लिया, तो आपको एज ए राइट बेल मिल जाएगी। मतलब आपको कोई जरूरी नहीं है कि कोई कोर्ट जो है उसको डिनाई नहीं कर सकता। और अंडर ट्रायल एक सर्वे भी आया था जिसमें कि बताया गया कि 50% से ज़्यादा जो जेलों में बंद हैं लोग, वो अंडर ट्रायल हैं। और कई स्टेट्स में तो 70% से ज़्यादा लोग जेल में बंद हैं अंडर ट्रायल वाले। मतलब कन्विक्शन के बाद जेल में रहने वालों की संख्या बहुत कम है। अंडर ट्रायल सबसे ज़्यादा ओवरबर्डन बढ़ा हुआ है, जेलों में जगह नहीं है कैदियों के रहने के लिए, तो उस पर प्रभाव डालने वाला ये बिल है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा आपने। इसमें कई सेक्शंस हटा दिए गए हैं। आपने जैसे बताया कि 511 थे आईपीसी में सेक्शंस, उसको 356 कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे कौन से सेक्शंस आपके हिसाब से होंगे जो जिनको इन्होंने हटा दिया? जैसे एक बड़ा फेमस सेक्शन है 124 से, जो जिसे देशद्रोह का मुकदमा करते थे, लेकिन उसमें 2 सेक्शन थे, 124 से है ना, वॉर अगेंस्ट स्टेट, वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट था। तो उसने उसको हटा के, हमको लगता है कि हमारे बाल गंगाधर तिलक जी को आत्मा को शांति मिली होगी और धन्यवाद कहा होगा, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति उन्हीं की वजह से सेक्शन आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था 1924 में, 1900 उसके पहले ही इनफैक्ट जब उनकी ट्रायल चल रही थी उस समय इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, सरकार के खिलाफ जब उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। तो वो निश्चित रूप से भारत सरकार को धन्यवाद किया होगा कि चलो कोई बात नहीं, आज़ादी के 70 वर्ष हो गए हैं, 70 साल में कोई सरकार तो जागी। और जिसमें नरेंद्र भाई मोदी जी ने बड़ा पिछले 15 अगस्त को जब 5 शपथ ली थी उन्होंने, उसमें से एक था कि जो स्लेव सिस्टम था, जो हमारी कह सकते हैं कि हमारे ऊपर जो अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजी हुकूमत थी, उस सब निशान को मिटा देंगे। और इससे बड़ा निशान कोई था ही नहीं। लोग बड़ी कहावत मतलब कोई भी सरकार का अगर विरोध कर रहा है, सरकार के अगेंस्ट बोल रहा है, तो उसको जो है देशद्रोह के मुकदमे में फंसा दिया जाता था। बिल्कुल, ये बहुत सारी स्टेट्स में होता था। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कि प्रजातंत्र संविधान जो है इसको संरक्षित करता है कि अपोजिशन को और सरकार के खिलाफ बोलना, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलना, ये हर सिटीजन का, हर नागरिक का कर्तव्य है, उसका अधिकार भी है, दोनों चीजें हैं। तो इस सेक्शन को हटा के ये बहुत अच्छा काम किया सरकार ने कि कम से कम कहते हैं कि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री जो आज़ादी के बाद जन्म लिया है, तो उनकी सोच भी ऐसी है कि हम आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, गुलाम भारत में नहीं है। तो गुलाम जितनी गुलामी की निशानियां हैं, उन सब को जो है धीरे धीरे प्रोसीजर से, अपने बिहेवियर से, और जो और बहुत सारी चीजें हैं उसको हटाने का प्रयास सरकार कर रही है कि नई भारत की नींव रखी जाए। और किसी भी देश की नींव उसके कानून से होती है, उसका लॉ एंड ऑर्डर और उसका कानून कैसा है। तो मुझे लगता है कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपने याद दिला दिया कि उसमें इंडियन जूरिस्प्रूडेंस को डाला गया। पहले जूरिस्प्रूडेंस था सब फॉरेन थे, तो एकेडमिक्स स्तर में बदलाव आ रहे हैं। जो इंडियन फिलॉसफी था, इंडियन जुडिशियल सिस्टम था, इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, एक तार पे जुड़े हुए हैं। और उसमें पहले महाभारत काल पे इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा जोर दिया जाता था। तो जो आप तारीख के बीच में थोड़ी सी चर्चा हुई है, तो इन्वेस्टिगेशन में तीनों जो 3 एलिमेंट होते हैं जस्टिस के, एडवोकेट, जज और पुलिस, जहाँ इन्वेस्टिगेशन का आधार होता है, जिसको अपनी बात रखने का होता है, एक को न्याय करने का अधिकार होता है। तो तीनों पे ही हमको लगता है कहीं कहीं स्ट्रीमलाइन होगा। और जो आपने बताया भी कि अब जो है 90 दिन के अंदर चार्जशीट उनको करनी पड़ेगी, स्पेशल केस में रिटन राइटिंग उनको चाहिए, तो अंदर 90 डेज मतलब 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन उनको कंक्लूड करना होगा। और कहीं न कहीं ये जापानीज सिस्टम भी है। जापान की खासियत है, भारत में FOIR 100 लॉन्च की जाती है और 100 में चार्जशीट फाइल की जाती है, 80 में कह लीजिए, कन्विक्शन मात्र 3% का होता है। जापान में होता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन इतनी ब्रॉड होती है, उनकी इतनी वास्ट होती है, इतनी डीप होती है कि अगर जो मैटर कोर्ट जाता है तो कन्विक्शन 98% की है। यहाँ पे 100 मैटर पहुंचते 3 की कन्विक्शन, और वहां जितने मैटर पहुंचते हैं, अगर 10 पहुंचेंगे तो 7 कन्विक्शन उसमें होगा। तो मुझे लगता है ये कोर्ट ये इन्वेस्टिगेशन ओरिएंटेड होने जा रहा है, इसलिए जस्टिस ओरिएंटेड होने जा रहा है। इसमें मैंने देख रहा था ट्विटर पे
कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अपनी पहचान छुपा के और किसी भी लालच दे के उनको कन्वर्जन कराया जाता था, इस तरह से शादी करने का प्रेशर देना या लालच दे के कुछ करते थे, वो चीज़ भी अब अलग अलग स्टेट्स को कानून बनाने की जरूरत नहीं है। इस वाले में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस तरह के लोगों को शायद 7 साल की सजा देने की बात है। बिल्कुल 7 साल की सजा है। तो लव जिहाद जिसको कहते हैं आज बिल्कुल आपने सही के, वो लव जिहाद के अगेंस्ट भी अब अलग अलग स्टेट्स को कानून बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जैसा कि बना रहे थे, एमपी में बनाया था, हाँ, उत्तराखंड बनाने वाला था, सब बना रहे थे, यूपी में भी बना रहे थे। तो अब अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, अब आईपीसी में ही वो कवर्ड हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, क्योंकि इसको कोई सेकुलरिज्म से जोड़ता था, कोई और बहुत सारी जोड़ता था, एक्सप्रेशन से जोड़ता था, कि राइट टू चॉइस ऑफ मैरिज से जोड़ता था। लेकिन केरला फाइल्स या कश्मीर फाइल्स, ये जो चीजें समस्या थी केवल एक स्टेट की नहीं थी, मूवी का नाम हो सकता है लेकिन हर स्टेट में ही इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें केवल लव जिहाद नहीं कि अपना नाम बदल के आइडेंटिटी छिपा के, उसमें शब्द का जॉब की लालच भी है, जो बड़े बड़े ग्रोथ चल रहे हैं। आपने कई केसेस भी किए हैं कि तुम्हें कनाडा भेज देंगे, पंजाब भेज देंगे, तुम्हें अमेरिका भेज देंगे। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं आपको, रोक रहा हूँ। अरे बिल्कुल, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब गया तो भाग्य से ईसीसी से मेरा भी ग्रेजुएशन है, तो अच्छा, वहीं से तो सामान्य मतलब परिवार था, पैसे वैसे की थोड़ी सी दिक्कत तो रहती थी। तो वहाँ पे भाई मिला, कोई मिले मुझे, मेरे पड़ोसी, उन्होंने कहा था आप क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लो तो आपको चर्च के जो मतलब स्कूल्स होते हैं उसमें नौकरी मिल जाएगी आपको। मैंने कहा क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करके अगर नौकरी मिल जा रही है तो उस माइंडसेट पे भी सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि क्राइसिस थी। बिल्कुल, बिल्कुल, कि भाई मुझे तो जीविकोपार्जन करना है, जीविकोपार्जन करना है, ये धर्म बदलना मतलब दूसरे रिलीजन में जाने की बात है। अच्छा, उस समय ज्ञान भी नहीं था उतना धर्मों के बारे में। तो ऐसा पूरा एक षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है कि लालच दे के धर्म परिवर्तित कराना या इस तरह से। तो उसको बहुत अच्छा किया कि पूरा आईपीसी में डाल के ये सारा हर स्टेट के अपने अपने कानून बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल, जब एक निशान एक विधान, तो एक कानून में क्या दिक्कत है। भारत से कन्याकुमारी अब शब्द प्रयोग नहीं करता क्योंकि पीओके हिस्सा उसमें नहीं आता, तो काराकोरम से कन्याकुमारी तक जो है एक कानून होना चाहिए, इसे अटक से कटक एक कानून होना चाहिए। तो इसलिए बहुत बढ़िया नियम और बहुत बढ़िया इसमें मैं ये जानना चाहता था कि जुडिशरी वकील खास करके ये दो वर्ग जो न्याय के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं, इनके लिए कोई दिक्कत आने की संभावना है क्या? इनके लिए कोई दिक्कत सच नहीं है, और मुझे लगता है कि और स्ट्रीमलाइन होगा, क्योंकि स्ट्रीमलाइन जब होगा तो बहुत लोग जो न्यायालय नहीं आते हैं वो न्यायालय आएंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो जाऊं अपने क्लास के लिए, तो हमें ज्यादा क्लाइंट मिलेंगे। अगर हम अपना आर्थिक पक्ष देख लें, अगर इसको जो भाषा, हालांकि ये राजाओं का प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक इकोनॉमिक सेक्टर, इकोनॉमिक पार्ट रोल प्ले करता है। और दूसरी चीज, जब मेरा एक केस 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, हम भी तो फ्री हो जाएंगे, हारे या जीते वो तो उसकी बात है। लेकिन लॉयर्स के लिए बेनिफिशियल है, अब उसको ही पता होगा कि हम एडजर्नमेंट नहीं ले सकेंगे 2 से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं जो आलस से कहीं हम लोग के समाहित हो जाता था, वो आलस से छुटकारा मिलेगा हमें। जजेस, जो सबसे बड़ा प्रावधान जिस पे चर्चा में करनी चाहिए थी, वो जजेस पे, कि जो एडजर्नमेंट तुमने कहा 2 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, तो एडजर्नमेंट दोनों तरफ की होनी चाहिए, जुडिशरी तरफ से भी होनी चाहिए। उस चीज की व्यवस्था करनी चाहिए कि वो बीमार हो जाए या कभी छुट्टी ले लें, तो उसके कारण भी जो है हमारा मुकदमा डिले नहीं होना चाहिए, केवल एक पक्षी नहीं होना चाहिए। कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और पता लगा जज साहब छुट्टी पे हैं और कोई प्रोसीडिंग नहीं चल पाती, बिल्कुल उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, और जो ये बहाना उनका होता है कि आज हाफ डे लीव पर है, ये तो कंप्लीट लीव कर दिया जाए। ये आधे मन से मुकदमा नहीं, आधे मन से न्याय नहीं, यही तो इस कोर्ट में आया है कि आधे मन से नहीं, ना आधे समय में न्याय पूरा हो और कम समय में हो, नियत समय, कम समय का प्रयोग नहीं करूंगा, नियत समय में हो। तो जो उन्होंने 180 दिन दिया है इन्वेस्टिगेशन, अपना इधर से उधर से, दाएं से ऊपर से, डीसीपी एसीपी जहां से कराना हो करा लो। उसके बाद जो है 2 के बीच रहेगा मामला,
एडवोकेट जिसे जिरह करना है और जज जिसे न्याय देना है। तो उनमें भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि जिस दिन से आपका फाइनल आर्गुमेंट हो गया है, ये नहीं कि अब साल भर मुकदमा ऑर्डर रिजर्व है, रिजर्व सबको उन्होंने डी रिजर्व कर दिया है कि 30 दिन के अंदर आप अपने मुख से उस न्याय को प्रतिपादित कर दें। तो गदर 2 भी रिलीज हुई है हाल ही में सनी देओल जी की। तो अमित शाह जी ने भारतीय न्याय व्यवस्था में गदर मचा दिया है, इसकी गूंज लंदन तक गूंजेगी। उनको लगेगा कि कॉलोनियल रूल से भारत की आजादी 1947 में हुई थी। कहते थे कि अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, अपने कानून के माध्यम से और सिस्टम पे छोड़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत जो कॉलोनियल रूल से आज मुक्ति हुई, रूल शब्द से मुक्ति हमें हुई है। और शायद अच्छा रहा तो विंटर सेशन में शीतकालीन सत्र पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम पुलिस वाले और जज बैठ के मिठाई खानी चाहिए हमें कि अब जो है कार्य प्रणाली नेहरूवियन सिस्टम की नहीं होगी कि ढुलमुल रवैया होगा, न्याय होगा, तटस्थ न्याय होगा, मजबूत न्याय होगा और कम समय का प्रयोग आ जाता है मुख में, नियत स्वयं न्याय होगा। हाँ, लेकिन जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट जो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ लगाए थे, उसमें से एविडेंस एक्ट में बहुत प्रभावित रहता हूँ। एविडेंस एक्ट में जितना प्रोविजन है उससे 65 की चर्चा आपकी जो लगी, 65 भी एविडेंस एक्ट मुझे लगता है कि सबसे बड़ी देन अंग्रेजों को, मुझे लगता है ऐसा कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का जो बनाया है क्राइटेरिया बड़ी परफेक्ट लगती है मुझे। और इसमें सुधार वो आप जो जैसा कह रहे हैं कि 65 भी या जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं इसको मान्यता दे दी और उसको क्लियर एविडेंस माना जाए। 2003 या 4 में अमेंडमेंट को जोड़ा भी गया था सेक्शन 6 में कि टाइप्स ऑफ एविडेंस पे जो आप बेहतर जानते हैं डेफिनेशन दी है। चलिए, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी वामपंथियों का कोई स्टेटमेंट वैसा नहीं आ रहा है, लेकिन आगे देखते हैं क्या आता है इस पे। कुछ न कुछ उल्टा ही बोलना है, उनको तो विरोधी करना है इन सब चीजों का। वो हमको लगता है कि मार्क्सिज्म थ्योरी ऑफ लॉ ही उछेड़ेंगे कि लेबर ओरिएंटेड नहीं है। तो एक इल्जाम था उनका कि जो भारतीय कानून है कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड है, कि बड़ों आदमी पैसे वालों की रक्षा सुरक्षा करते हैं। मुझे लगता है कि इस कानून आने के बाद उनमें भी मुंह पे ताला लगेगा और उनमें भी ये लगता था कि भारत अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खुद ही मार्क्सिस्ट जो है आइडियोलॉजिकल जो फॉरेन आइडियोलॉजी है, विदेशी विचारधारा है, तो कहीं मॉस्को से लाते हैं, कहीं जर्मनी से लाते हैं, कहीं यूके से लाते हैं। तो मुझे लगता है कि अम्बेडकर जी भी कहीं न कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में तोहमत लगती थी उनके ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ इंडियन लॉ इज नथिंग बट प्लेथोरा ऑफ बोरोड बैक, जो कहीं न कहीं से भीख मांगा, वो भीख में सब नहीं कहूँगा, लिया गया, मांगा किया या कर्ज लिया गया हो जो कानून है जो भारत में चल रहा है, उस कर्ज से आज मुक्ति मिली है। अभी पूर्णतः तो नहीं, बिल के रूप में आया है। ये जुडिशरी और जो हमारी पार्लियामेंट है, इसका एक टकराव देखने को मिल रहा है कि अभी एक इन्होंने बिल पास किया इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के संदर्भ में। उसमें सीजीआई के लिए कहा गया था कि सीजीआई भी उसमें एक रहेगा, सीजीआई को उन्होंने बाहर कर दिया और एक बिल पास कर दिया जिसमें कि एक प्रधानमंत्री और एक उनका मिनिस्टर और एक विपक्ष का नेता, 3 लोग ही हैं शायद उसमें, 4 लोग हैं, 3 लोग 4 लोग रहते थे। प्रधानमंत्री रहते थे और एक कैबिनेट मिनिस्टर, वो क्या नाम है, नेता प्रतिपक्ष रहते थे और सीजीआई रहते थे और लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के 4 सदस्य रहते थे। तो अभी ये जो बिल आया, इस सुप्रीम कोर्ट को एक ही, मैं जहां जजमेंट पढ़ा था, लबोलबाव ये था, जज ने, सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा कि भाई जब तक बिल कोई नहीं पास कर देती है पार्लियामेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए, तब तक सीजीआई उसमें पार्टिसिपेट रहेंगे, मेन चेयर उनके पास रहेगी, वही डिसाइड करेंगे। तो अच्छा हुआ कि एक नया बिल आ गया। अभी देखिए ये शायद राज्यसभा में पास हो गया है अभी। हाँ, इस पे भी चर्चा की बड़ी जरूरत है। और क्यों जरूरत है? क्योंकि जो भारत है, भारत में यूके की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मिसाल दी जाती है कि यूके ने जो सिस्टम था उसको लिया है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में। जो फ्रांस में सिस्टम होता है वहाँ पे चलती है डॉक्ट्रिन ऑफ वॉल ऑफ सप्रेशन, थ्योरी है जहाँ पे उन्होंने सबके रोल डिसाइड किए हैं कि जुडिशरी का क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है और लेजिस्लेचर का क्या रोल है इसमें। और जो ये रोल है
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कहीं न कहीं एक दूसरे के पार्ट होते हैं। जो वही सांसद चुन के सरकार में आ जाता है, सरकार बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हो जाते हैं, जो सरकार है। तो जो फ्रेंच में सिस्टम चलता है, फ्रेंच में आप सिस्टम बड़ा क्लियर है कि जो न्यायालय का काम है वो न्याय देना है, एडमिनिस्ट्रेशन देना नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर कट एग्जीक्यूटिव काम है और लेजिस्लेचर का है कानून बनाना। इसलिए वहां पे जुडिशियल रिव्यू सिस्टम नहीं है। वहां के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो लॉ को रिव्यू नहीं कर सकते हैं। फ्रांस में वहां बहुत क्लियर है कि लॉ कौन बनाएगा, लॉ एक्सक्यूट कैन करेगा, उसके आधारित अगर कुछ गड़बड़ियां होती सिटीजन्स को या किसी और को तो न्याय कौन देगा। तो इसी के तहत जो बिल लाया गया है वो थोड़ा सा फ्रेंच ओरिएंटेड है। भारत में फ्रांस का भी काफी प्रभाव था, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, रूसो वगैरह का। तो यही वॉल ऑफ सेपरेशन के तहत सरकार ने कहा कि आपका काम जो है सीसी अपॉइंट करना नहीं, आपका काम न्याय देना है। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक शब्द का है कि भारतीय संविधान जो है वो तीनों की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तीनों के रोल अलग अलग कहता है कि तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज और करता है, जो चेक एंड बैलेंस की बात करता है कि अगर एक सिस्टम कहीं गड़बड़ हो जाता है, कुछ उसको कर नहीं पाता, तो भरपाई करने के लिए एक दूसरे की अरीना में जा सकते हैं। तो जो चेक एंड बैलेंस शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। लेकिन उसी लिए डॉक्ट्रिन आई, आप जुडिशियल रिव्यू सुनते होंगे, जुडिशियल रिवीजन सुनते होंगे जो शब्द का प्रयोग है, जुडिशियल एक्टिविज्म सुनते होंगे जो शब्द है। तो इसी तीन के जुडिशियल रीच भी कहते हैं उसको। तो इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कई बार जो है ओवर रीच कर जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कार्य में, जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन संगत नहीं है, संविधान संगत नहीं है। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट कमेटी से हटाया गया है, वहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लॉ ला सकती है और तर्क संगत भी है। लेकिन चेक एंड बैलेंस का प्रोविजन होना चाहिए, और चेक एंड बैलेंस का प्रोविजन केवल और केवल प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में प्रेम्बल आप पढ़ेंगे तो उसमें अपोजिशन लीडर के पास है। तो अपोजिशन लीडर का प्रेरोगेटिव है और अपोजिशन लीडर उसमें ला सकता है बहुत सारे अपने, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आपने देखा है, एक टूल्स है, तो कर सकते हैं। तो इसमें बहुत हाई तलवा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जुडिशरी का काम अलग है, जुडिशरी काम अपॉइंटमेंट का नहीं है कि आप सीसी अपॉइंट करो। वैसे भी बहस चल रही है आपकी बहुत ज्यादा कि जुडिशियल नेपोटिज्म की चर्चा चल रही है कि एक ही परिवार से कई जजेस, 20-30 परिवार हैं जिसमें 80% जजेस आजादी के बाद से आ रहे हैं। तो और उसमें भी पार्टिसिपेशन की बात चल रही है कि इसको थोड़ा सा वाइड पार्टिसिपेशन किया जाए, कि केवल अभी जुडिशरी कहती है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में प्राइमेसी केवल जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस या जुडिशरी का होगा उनके अपॉइंटमेंट में। सरकार के लिए कैसे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है पार्टिसिपेटिव जुडिशरी डेमोक्रेसी के तहत पार्टिसिपेशन, अवॉइड कंसल्टेशन होना चाहिए किसी अपॉइंटमेंट में। तो अब इस माध्यम से कर जाएंगे जुडिशियल टूल के माध्यम से, तो किसी को लगेगा कि नहीं ये तो गलत किया गया कि सीसी के अपॉइंटमेंट से हटा दिया गया इनको। लेकिन ये डॉक्ट्रिन ऑफ वॉल ऑफ सेपरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियर है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम एग्जीक्यूटिव का है, लेजिस्लेचर का है लॉ बनाने का, और आपका काम जुडिशियल डिसीजन देना, न्याय व्यवस्था देना, अन्याय देना। ये तो पेपर पढ़ के सुओ मोटो ले लेती है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने लिया अभी, वो वहाँ पे जो नूह में दंगे हुए थे तो वहाँ पे कुछ अवैध निर्माण को डेमोलिश किया गया। कुछ दुकानें थी, 200-400 दुकानें रही होंगी, सरकारी संपत्ति, सरकारी जमीन पे बना रखा था दुकानों को, तो उसको डिमोलिश कर दिया। तो उस पर सुओ मोटो ले लिया टाइम्स ऑफ इंडिया और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ के, और उसमें रिपोर्ट मंगवाई। तो गवर्नमेंट ने सीधा कहा कि भाई ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, इसका नो दंगे से कोई लेना देना नहीं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, उसको हम डिमोलिश करने का हमें राइट है, हमने किया। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों में इस तरह से जुडिशरी भी इंटरफेयर करती रहती है, जो कि मुझे लगता है कि शायद बचना चाहिए। अब जुडिशियल ओवररीच जो भी शब्द हमने कहा है आपके सामने, तो जो उल्टा कर दीजिए, यही कई बार न्यूज़पेपर में निकलता था कि बहुत सारा अनऑथराइज जो है इलीगल पोजीशन हो गया, कब्जा हो गया है, तब सुमोटो एक्शन जुडिशरी ने क्यों नहीं लिया।
ऐसा तो नहीं कि जज साहब जो है जुडिशल ऑफिस में आज ही न्यूज़पेपर पढ़ा, बहुत सारे पढ़ते रहते हैं कि हाईवे किनारे कई रोहिंग्यास बैठे हुए हाईवे किनारे कई लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो उसमें सुमोटो एक्शन ले लिया। सुमोटो तो कश्मीर से नहीं लिया था, इतना बड़ा एथनिक क्लिंजिंग माना जा रहा है। था और उसमें सुना अभी गवर्नमेंट ने इंक्वायरी के लिए वो लोगों से मांगा है कि भाई आप लोग बताइए, टीकालाल टिपलू की जो हत्या हुई थी, जज साहब थे, उनकी जो हत्या कर दी गई थी, और भी बहुत जितनी भी हत्याएं हुई हैं कश्मीर फाइल में तो बहुत डिटेल में 4-5 हत्याओं का दिया था, बिल्कुल, लेकिन ऐसे तो सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या, बिल्कुल ना, वहाँ पे हत्याएं हुई, रेप, मर्डर हुआ, क्या वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कभी सुमोटो नहीं लिया। इवन जब सुप्रीम कोर्ट लोग गए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कि भाई इसको एथनिक क्लिंजिंग या इसको सामूहिक नरसंहार घोषित किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, और इसमें तो पिटीशन को डिसमिस कर दिया उसी समय। जबकि ये सही है कि इतने सारे बलात्कार, हत्याएं और इतना बड़ा वहाँ पे कश्मीरी हिंदुओं का पलायन जो हुआ था, उसके लिए एक भी कन्विक्शन आज तक नहीं हुई, एक भी आदमी को प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। ये इवन वहाँ पे इतना मैनेज्ड है सिस्टम, उस समय के शायद फारूक अब्दुल्ला सरकार थी, उन्होंने ऐसा मैनेज कर लिया कि ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं, ये हिंदू तो वहाँ से अपने आप ही उठ के चले आए थे। अभी सरकार का जो ये निर्णय है कि इसको फिर से री इन्वेस्टिगेट किया जाए, मुझे लगता है उस सोच के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं कि शायद उसमें जो री इन्वेस्टिगेशन में जितने भी कल्प्रिट्स हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी उस समय के जिहादी हैं, इन सब को पकड़ा जाए और उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। ये बहुत बड़ा फैसला है सरकार का, जिसका जो न्यूज़पेपर में, और हमको लग रहा है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों से ये गायब है खबर, लेकिन ये शुरुआत इसकी अच्छी है। इसके विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जरूर देखा होगा, बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी, लेकिन आप लोगों से सीखा है, पढ़ा भी है कि क्रिमिनल ऑफेंसेस में कोई लिमिटेशन पीरियड अप्लाइड नहीं है। जब नॉलेज में आ जाए, है ना, तब आप कर सकते हैं, और कई डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है। इसको तो कह लीजिए चाहे हिस्टोरिकल रॉन्ग है, या कह लीजिए नेहरूवियन पॉलिसी का एक रॉन्ग है। नेहरू जी के फैसलों की जितनी समीक्षा की जाए, रिव्यू की जाए, उतनी ही गलतियां निकलेंगी और उतने ही उनके हाथ खून से रंगे दिखेंगे। चाहे 1947 का पार्टीशन हो, चाहे तिब्बतन में किलिंग हो, उनकी पॉलिसी की जो गलती थी, 62 में युद्ध हुआ, उसकी गलती हो। तो जब 1989 में, जब आपने भी बताया कि 1971 में जो वॉर क्रिमिनल से बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भी सजा दी जा रही है, अभी उनको प्रोसिक्यूट करके सजा दी जा रही है, 50 साल से ऊपर हो गया, इसको तो महज 30 साल हुआ है। और वो तो कुछ उसमें होंगे, नहीं भी होंगे, भागे होंगे, क्या जो कोई क्राइम नहीं। यहाँ तो बकायदा डेमोक्रेसी को और मानवता को बिल्कुल नंगा करके काट दिया गया है, और आप जो है उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है तो बहुत अच्छा कमीशन, अभी हमको लगता है कि भारत सरकार ने भी योगी जी से शिक्षा ली है। जो मुरादाबाद दंगे 40 साल पहले दंगे हुए थे, शायद कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने जो कमीशन बैठाया है कि गलतियां दोनों तरफ से ही होंगी, चाहे मुस्लिम मरा हो या हिंदू मरा हो, तो उसने कमीशन बैठा के बताया कि भाई पता तो करो किस सरकार कहाँ था, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कहाँ से इन्वॉल्व थे। तो हिस्टोरिकल क्रिमिनलिटी से आपको फ्यूचर में पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी कि ऐसा ऐसा कभी हुआ तो कैसे कैसे स्टेप ले सकते हैं, कैसे रोका जा सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कभी सुमोटो नहीं लिया, कि कभी कश्मीर के मैटर में लिया। और जब वहां के लोग गए कि भाई हमें न्याय चाहिए, और वैसे भी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में डेटरेंट इफेक्ट, डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट कहलाती है, जिसमें पॉलिसी ऐसे बनाओ कि जो क्रिमिनल्स हो, और वो क्रिमिनल के अलावा जो फ्यूचर में ऐसा करने से सोच रहे हो कि हम चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, तो चोरी या डकैती की सजा ऐसी होनी चाहिए कि फ्यूचर ऐसे सोचने वाले हैं उनको पता हो कि हम छोड़े नहीं जाएंगे। तो आज 89 में जो गलतियां हुई, जो लोग ऐसा कृत्य किया उन्होंने, अगर आज उनको पकड़ के सजा मिलती है तो क्रिमिनल्स में ये इम्पैक्ट जाएगा फ्यूचर्स में, जो ऐसा सोच रहे हैं कि हम अब भारतीय कानून से नहीं बच सकते। जो कि अवधारणा थी कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, वो वाकई में लंबे हैं,
और आपको 40 साल बाद ही पकड़ के फांसी दी जा सकती है, या जो भी आपने ऑफेंस किया है, जो भी अपराध किया है, उसके हिसाब से सजा दी जा सकती है। तो ये बहुत स्वागत कदम, बिल्कुल स्वागत कदम है। और आपका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे मसले जो है लोग जो भूल गए हैं, आप उनको जो हिस्टोरिकल रॉन्ग के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं अपने चैनलों के माध्यम से। नहीं, 2% वो बेचारे अल्पसंख्यक थे, वहाँ पे हिंदू बिल्कुल 2-3% थे। हाँ। और ये मान के चलिए कि वो पूरी सरकार के या आप भारत में जोड़ने का, जो भारतवर्ष में कश्मीर का जुड़ाव था, वो वहाँ के हिंदू आंख नाक कान हुआ करते थे वहाँ सरकार के लिए। हाँ। उनको जिस तरह से प्रताड़ित करके मार के भगाया गया, वो उस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की सरकारों ने, और कभी न जुडिशरी ने कोई ऐसा स्टेप लिया। चलो देर से ही कम से कम कुछ तो शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत कदम है, और बिल्कुल न्यायोचित कदम है कि वो कहावत है कि भारत में न्याय जो है बीरबल की खेती बहुत दूर दिख रहा है। तो अब घटनाएं चाहे 50 साल पहले हो, अगर अन्याय भारतीयों के साथ हुआ है तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और ये फ्यूचर पे, भविष्य पे संदेश है कि जब हम उन अपराधियों को नहीं छोड़ रहे जो सन 70, 50, 80 में कर रखे हैं, अब ऐसा अपराध करोगे तो तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी, क्या दशा होगी। सपने में अपराध करने छोड़ना, सोचना मत। लव जिहाद, प्रमोशन, जॉब के लालच, जो आपने कहा कि हमने सोचा कि हम भी क्रिश्चियनिटी अपना लेते हैं कि नौकरी मिल जाएगी, तो इस तरह के ऑफेंसेस में अगर किसी भी सपने में कोई देख रहा है, चाहे अंतर की शक्तियां हो, चाहे बाह्य शक्तियां हो, भारत के नए प्रावधानों ने बहुत क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि पिछले 50 साल के अपराधी, अभी की और आगे ऐसा जो सोच रहे हैं, भारत कानून छोड़ेगा नहीं किसी प्रकार। और संयोग की ही बात है कि इस समय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया, 370 एब्रीविएशन जो हुआ था हटाया गया, 370 34 35 ए, 35 कैपिटल ए, जो बिल्कुल चोरी से जोड़ दिया गया। और इतना बड़ा षड्यंत्र जजों तक को नहीं पता था, संविधान में कहीं जिक्र नहीं, कहीं पार्लियामेंट में नहीं पास हुआ। 370 को हटाने के बाद कश्मीर की स्थिति भी सुधर रही है। इस 370 के हटाने को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी चल रहा है, जिसमें बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, ये लोग पेश हो रहे हैं, उसकी जो स्थिति है वहां पे तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हैं जरा सा भी। सुप्रीम कोर्ट पूछती है जो इनसे, मैं देख रहा था कि इनसे पूछा गया कि भाई क्या 370 हटा देना ये अस्थाई प्रोविजन था क्या 370? इसके विषय में आप जरा बताएं कि क्या डिटेल में बताएं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि हो क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप, मैं तो इस चीज से शुरुआत करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्पिरेसी थी 370 और 35 ये ला के। 35 तो बिल्कुल भारत के सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी में तमाचा था, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल रॉन्ग कहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्पिरेसी कहिए, है ना। आप 35 से कहता क्या है कि मतलब आप पाकिस्तान से शादी कर लीजिए, उस हस्बैंड को प्रॉपर्टी राइट यहाँ पे है, उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, और वहीं की महिला अगर बाहर शादी कर ले तो अपना प्रॉपर्टी सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा, यहाँ आदमी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। कितना बड़ा मजाक था भारतीय संविधान के साथ और भारतीय आजादी की लड़ाई के साथ, कि जिन्होंने अपनी जान खोई यहाँ पे, जिन्होंने जान दी, उनके साथ कितना बड़ा मजाक था। अब मैं लौटूंगा थोड़ी टेम्परेरी और परमानेंट प्रोविजन से। संविधान का अनुच्छेद 368 बहुत क्लियर कहता है कि भारत के पार्लियामेंट को बहुत क्लियर कर राइट है किसी भी आर्टिकल को टू अमेंड द टेम्परेरी और परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंड, डिलीट इस शब्द का प्रयोग है, उसमें डिलीशन भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं, जिसे आईपीसी में आज बहुत सारे डिलीट किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन डिलीट किए गए हैं, बहुत सारे बीच में ऐड भी किए गए हैं। तो ये संवैधानिक राइट है जो लोग आज कपिल सिब्बल जी और 2-3 और लोग गए हुए हैं वहां पे, गोपाल सुब्रमण्यम जी वहां पे आर्ग्यू कर रहे हैं कि 370 परमानेंट प्रोविजन, उनको बताना चाहिए कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं है, कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो आपके चैम्बर में पंखा लगा हुआ है ऊपर, कि इस परमानेंट प्रॉपर्टी का जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा हो गया है।
वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल टेम्परेरी प्रोविजन था, उसको तो अनुच्छेद कहना ही अपराध था, उसे अनुच्छेद कहना ही अपराध है। इट वॉज ए टेम्परेरी प्रोविजन दैट इज मेड बाय द टेम्परेरी एंड ट्रांजिट बिल्कुल, अब बिल्कुल सब सही, पूरा कंप्लीट कर दिया हमने ट्रांजिट शब्द करके। तो वो तो टेम्परेरी एंड ट्रांजिट था, और वो बेसिकली स्थित जन्य था, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि उनको मनाने के लिए उनको करना पड़ा। वो कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का कोई इच्छा नहीं थी, तो किसी प्रकार से उनका ऐड विवाद में किया गया था वो मनाने के लिए नहीं, बल्कि ये तो जबरदस्ती नेहरू जी ने जिद करके डलवाया। बिल्कुल जिद करके डलवाया, वही मैंने कहा अपनी दोस्ती निभा रहे थे फारूक अब्दुल्ला से, चक्कर में डलवा बिल्कुल कि मैं यहाँ रहूं तुम वहाँ रहो, जिसका परिणाम कम से कम 20,000 लोग मारे गए। 370 की वजह से जितनी बुरी हालत रही है जम्मू एंड कश्मीर की, वो 370 की वजह से हुआ। बिल्कुल 370 है वो तो आपने कई बार कई नेता इस्तेमाल करते थे आज भी संसद में कि भारत जो है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और उसी भिन्नता को आप नहीं हटा रहे थे जो 370 की वजह से क्रिएट हुई थी। आपने सही कहा, 20,000 लोग मारे गए, लाखों लोग ने पलायन किया, और वही अनुच्छेद था जो भारत से डिफरेंट पैदा करता था, जो अलगाववाद को पैदा देता था। तो इसलिए कई बार जो जितने संविधान 370 स्पेशल प्रोविजन लाए गए हैं वो अलगाववाद को बढ़ावा देते थे। जो आप सोवरेन स्टेटस की बात करते हैं, तो भारतीय सभ्यता में हमेशा से सोवरेनिटी और सोवरेन स्टेटस सेल्फ रूल की गांव-गांव में छोटी छोटी इकाई पंचायत के माध्यम से रूल करती थी। तो आपने उस चीज को समझा ही नहीं, भारत की मूल भावना को नहीं समझा, कितना डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है। और आपने केवल अपीजमेंट करने के लिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट का अपीजमेंट हो, चाहे मणिपुर में चल रहा हो, चाहे आपका साउथ का अपीजमेंट हो, केरला और तमिलनाडु में चल रहा हो, चाहे अब यहाँ कश्मीर का अपीजमेंट ले जाइए, तो जो अपीजमेंट पॉलिसी थी मतलब वाइड एवेन्यू से होना चाहिए, बाई पर से रॉन्ग है। जो उन्होंने अंग्रेजों से सीखा कि हर चीज को अपीज करके कुछ इसको दे दो फिर कर लो, और वही चीज उन्होंने कानून में अब भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में लागू कर दी। तो शायद उसी की भूल, जो कहते हैं कि भारत को कम से कम 20-30 साल चाहिए नेहरू जी की भूल को दूर करने के लिए, सुधारने के लिए, जिससे सही मामले में राष्ट्र का निर्माण। मैं संघ, आप वहां से आते हैं, इस मामले में मैं संघ को साधुवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जब वो कहता है कि हमारा जो राष्ट्रवाद कल्चरल है, इस भूभाग का जो कल्चर एग्जिस्ट करता है उसको सुधारवाद है मेरा, हमारा कोई ज्योग्राफिकल नहीं है कल्चर। और वो कल्चर कहाँ तक जाता है? तेहरान तक जाता है, वो कल्चर म्यांमार के आगे जाता है। हमारे सेवन आपके नाम से इतने फेमस राजा हुए हैं जिनकी नेवी की चर्चा पूरे विश्व में होती है, वो इंडोनेशिया मलेशिया तक गए। तो जो भारत का राष्ट्रवाद, जो कल्चरल राष्ट्रवाद है, वो केवल सीमित नहीं है कि कराकोरम से कन्याकुमारी तक, नहीं, यहाँ से लेके ईरान तक यही और यहाँ से लेके इंडोनेशिया तक ये स्थिति थी। कश्मीर कभी भी जाए, कोई भी यहाँ जाए तो वहाँ पूछते थे आप इंडिया से आए हो? हाँ, तो बिल्कुल। कश्मीरियों को लगता ही नहीं था कि इंडिया, उनको लगता था कि जो पाकिस्तान ने वहाँ पे एजेंडे चला रखे थे और हमारे लेफ्टिस्ट सबका खानदान है। आपके जो हम दूसरा जो नाम लिया बिट्टा कराटे, ये तो सैफुद्दीन सूद, हाँ, और ये पॉलिटिकल, इवन तो कांग्रेस ही पॉलिटिकल गुनाहगार है, पॉलिटिकल टेररिस्ट को बढ़ावा देने में मदद करती है। कांग्रेस भी कभी इनमें अंदर कोई राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रवादी वाली बात नहीं है। अभी पार्लियामेंट में बहस में सुनिए वो राहुल जी का स्टेटमेंट देखिए, वो कहते हैं कि अपने वहाँ पे विभाजन कर दिया, भारत माता की हत्या कर दी, कुछ भी बोल देता आदमी आके। इनका तो आइडियोलॉजी, इनकी सोच ही अजीब सी है। आप ही के माध्यम से जाना हूँ कि भाई जो 1947 में 48 में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, तो अंग्रेजों से ट्रांसफर ऑफ पावर लिया, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ही अंग्रेजों का था, अंग्रेजी का आइडियोलॉजी थी, अंग्रेजों का सिस्टम था, तभी 70 वर्ष आपके लग गए तीनों कानून को हटाने में। तो कांग्रेस की नजर में और ब्रिटिश की नजर में, उनका पहला अध्यक्ष ब्रिटिश एयू हून था, उसी ने फॉर्मेशन किया। 1910-11 में जब भारतीयों पर कार्रवाई हो रही थी, तब भी कांग्रेस का अध्यक्ष एक ब्रिटिश मूल का आदमी था। तो आप कह लीजिए कि उनकी धारणा अवधारणा उन्होंने जो ली वो ब्रिटिशर्स की ली, यूके से ली। एडमिनिस्ट्रेशन वही 70 साल चलाया कि ऐसे लेगेसी जो है कांग्रेस को देके यूके और फिरंगी यहां से चले गए। इसलिए कह सकते हैं कि आज हम लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में जो तारीख है 11 तारीख जो है
विश्व इतिहास में लिखा जाएगा। जब भी कॉलोनियल रूल से, फिरंगों से आजादी 47 मिल गई, लेकिन कॉलोनियल रूल से आजादी जो मिली है वो 11 अगस्त 2023 को ही मिली है, या कहिए शुरुआत। चलिए दयाचरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपसे बात करके बहुत सारा चीज़ों के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आया। आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स और आपके अभीष्ट भारत जो चैनल आपने लॉन्च किया, शुरू किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। शायद 1920 की पहली घटना है जब तिलक जी ने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था, तो लोग बड़ा हंसे थे और कहा कि इस पेपर से क्या होगा। बोला ये टुकड़ा जो है ना, ये क्रांति पैदा करेगा। तो छोटे से जो वीडियो, जो एक ऐसे मुद्दों को आप उठा रहे हैं जिनका इतिहास में कई बार वर्णन हुआ है, आज तात्कालिक मुद्दे हैं और आने वाले 1000 वर्ष तक, जैसे मोदी जी ने कहा कि आज के फैसले 1000 वर्ष तक इम्पैक्ट डालेंगे। तो ये जो आपने एक अवेयरनेस और साथ साथ जो मुद्दे, मैं ज्ञान से ज़्यादा, ज्ञान तो भारत में कहते हैं विरासत में बसता था, ज्ञान सोने की चिड़िया के साथ साथ ज्ञान का भंडार कहलाता, विश्व गुरु कहलाता था। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये देश 2 बार गुलाम हुआ। तो ज्ञान के साथ साथ ज्ञान का निष्पादन और जो एनालिसिस, चाहे मुद्दों की हो, चाहे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर की हो, जो आपने तत्कालिक रूप से की है और जो करते हैं आप, ये मैं मानता हूं कि ज्ञान, एनालिटिकल नॉलेज इज बेटर देन ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज। तो जो आप एनालाइज करके प्रस्तुत कर रहे हैं कि इसका इतिहास क्या है, अभी किस बेसिस पे लिया गया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो मुझे लगता है कि जन जागरण में, अज्ञान रूपी जागरण में, जो शायद गांधी जी, सरदार पटेल, हमारे गोलवालकर साहब, जो हमारे 5 गुरु, जिन्होंने समाज को जो सोया हुआ था उसको जगाने का प्रयास किया, तो मुझे लग रहा है कि उस कड़ी पे ये आपका जो एक शुरुआत है, कहीं न कहीं इसको आगे ले जाने वाली है। और ये जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, सर्वकालिक मुद्दे हैं, हर काल में इनकी चर्चा होगी, गणना भी होगी, और आपकी महत्ता को आज कम लोग देखें, लेकिन जब आपके इस चैनल को देखेंगे और तो इसकी महत्ता को समझेंगे, और जब महत्ता को समझेंगे तो निश्चित रूप से उसकी उपयोगिता भी होगी और उसको उपयोग में लाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप कष्ट लेते हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।